Hello students, welcome back. So my name is Ankita Rai and I am the biology mentor in apices.in. So पिछले lecture में we started with the life process chapter of class 10th जो कि आप सभी ने देखा होगा, right? And हमने उसमें बहुत सारे topics और बहुत सारे contents को cover करने की कोशिश की थी. हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से शुरू किया था, देन जिसमें हमने पूरा जानने की कोशिश की थी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें हमने डिटेलिंग्स पढ़ा था रिगार्डिंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. आज हम क्या करेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में तो हमने चीजें देख ली थी, उनके टाइप्स देखे, उनके कैटेगरीज देखे, but today we will be dealing with the main content of autotrophic nutrition और वो है photosynthesis. We all know कि autotrophic nutrition का जब भी हम नाम लेते हैं तो उसमें जो एक ही चीज हमारे दिमाग में आएगी वो होती है photosynthesis, right? So we are going to actually deal with the process of photosynthesis here today. ठीक है, तो हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे. So let us try to understand now. So ये हमारा टॉपिक है and we all know that this is included in autotrophic nutrition. ठीक है ना. अब फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा वर्ड है which we have been like hearing since so many years. आप स्टैंडर्ड 5th 6th से ही ये टर्म सुनते चले आते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू फूड बनता है, प्लांट्स जो होते हैं वो फूड बनाते हैं, बट क्योंकि वो प्रिलिमिनरी या आप बोल सकते हो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड का डेफिनेशन होता है, टर्म होता है, क्योंकि हम यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे है, तो डेफिनेटली हमें उस लेवल का डेफिनेशन एंड उस लेवल की इंटेलेक्चुअलिटी आनी चाहिए, राइट. सो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं जो आप सभी को पता है. एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है वाटर, राइट. तो ये दो रॉ मटेरियल से कैसे हमारा फूड बनता है, विच इज एक्चुअली द कार्बोहाइड्रेट, उसी को हम फोटोसिंथेसिस कंसिडर करते हैं. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में. दैट मीन्स अ प्रोसेस जिसमें कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी हार्नेस होगी, उसका यूटिलाइजेशन होगा, और वो जो केमिकल एनर्जी हमें मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? वो फूड के फॉर्म में मिलती है. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन फर्स्ट. इसका अगर हम डेफिनेशन से शुरुआत करें तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of CO2 and water into carbohydrates. Now ये जो carbohydrates है ये कौन सा फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है? This we will be actually seeing in the chemical reaction. ठीक है, तो ये CO2 और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, एंड ऑक्सीजन भी इसका क्या होता है? बाय प्रोडक्ट होता है. सो CO2 and water getting converted into carbohydrates, oxygen and water as a byproduct. In the presence of sunlight
क्लोरोफिल। ठीक है, सो इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। सो एक प्रोसेस जिसमें कि CO2 इन वाटर कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। सो बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। सो दिस इज द मेन प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन एंड वाटर जो होता है वो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है, राइट। एंड क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो बिना सनलाइट एंड क्लोरोफिल के कंप्लीट नहीं होगा, है ना। सनलाइट एंड क्लोरोफिल के बिना ये हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज हाउ द डेफिनेशन गेट्स कंप्लीटेड। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एक दूसरा डेफिनेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ डेफिनेशन जिसमें हम ये भी बोल सकते हैं दैट so this is a process of conversion of light energy into chemical energy we can say. So light energy का conversion किसमें होता है? chemical energy में होता है। इसको भी हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। नाउ सो दिस कंप्लीट्स द डेफिनेशन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट इज कि फोटोसिंथेसिस होता कहां है या कहां करवाया जाता है, या प्लांट के का कौन सा ऐसा मेन पार्ट होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस अगर करती है। तो ये जो जिस पार्ट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। बट यहां पे हम उस जो वो मेन पार्ट है जहां से फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसके हम डिटेलिंग्स में जाएंगे। एग्जैक्टली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो दिखता कैसा है या उसके अंदर चीजें क्या क्या मिलती है। दैट मीन्स whatever the kind of cells or whatever the kind of tissues which are actually responsible inside a leaf, which is actually responsible for carrying out the process of photosynthesis, हम वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So again we can say कि photosynthesis takes place इन प्लांट्स, है ना, ये प्लांट्स में होता है। अब प्लांट्स में भी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि प्लांट्स में भी जब हम लेंगे तो दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। एक होता है लोअर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, एक होता है हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट। लो कैटेगरी ऑफ प्लांट लेते हैं तो उसमें एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आता है। लेकिन अगर हम हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट लेंगे तो उसमें लैंड प्लांट्स आ जाते हैं, जिसमें कि आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आता है। सो हो सकता है शायद ये टर्म्स आपने नहीं सुना होगा, बट इन द हायर स्टैंडर्ड्स आपको सुनने को मिलेगा, राइट। तो अब बेसिकली इसमें ये चीज है कि हमें जो यहाँ पे जिन प्लांट्स के टिश्यू को लेके चलना है वो हायर लैंड प्लांट्स का पार्ट लेके चलना है। एंड वी ऑल नो कि प्लांट में जब भी प्लांट हम बोलते हैं और फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, जो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में क्लिक करती है वो होती है लीफ, ठीक है। सो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस जो होता है इट टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स में जैसे कि दोनों आपको दिमाग में रखना है, लोअर एंड हायर प्लांट्स दोनों के थ्रू होगा, राइट। नाउ इन प्लांट्स अगर हम लोकलाइजेशन देखने की कोशिश करें, सो इन प्लांट्स अगर हम लोकलाइजेशन देखें तो ये अगर करता है, मेन जो अगर करेगा वो ग्रीन जो लीफ होता है उसमें फोटोसिंथेसिस अगर करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज मैं आपको और बता दूं कि नॉट ओनली द लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, बट यहां तक कि जो ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कराने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो जब भी वो यंग स्टेजेस में होंगे और ग्रीन कलर के अगर स्टेम होंगे, स्टेम देखिए आपको दो कलर के मिलेंगे, या तो अर्ली एजेस में है या अर्ली स्टेजेस में है तो वो ग्रीन कलर के होंगे। एंड इफ दे हैव बिकम मैच्योर, अगर वो मैच्योर हो चुके हैं, सो दे विल बी टर्निंग इट इनटू अ वुडी स्टेम, एक ब्राउन कलर के वुडी स्टेम में वो चेंज हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन से कि प्लांट्स में
ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन लीव्स, इन दोनों के थ्रू होता है, राइट? सो इन प्लांट्स green leaves and green stem are the sites of photosynthesis. ये दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस के साइट्स होते हैं. सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. So green leaves and green stems, ये दोनों हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, नाउ बिफोर मूविंग इनटू द मेन कंटेंट, नाउ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है, हम पहले से ही केमिकल रिएक्शन देखते चले आ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये 5th 6th स्टैंडर्ड से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं. तो एक बार हम जो फोटोसिंथेसिस का मेन केमिकल रिएक्शन है जो उसको कंप्लीट करता है, हम पहले वो देख लेते हैं एंड देन फिर हम लोकलाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पे जाएंगे. ठीक है. ओके, नाउ सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. So the chemical reaction goes like this. Already मैंने आपको definition में बता दिया that this is going to start with carbon dioxide. So that stands for 6CO2 plus it will go with 12H2O. ठीक है. Now ये reaction बिना sunlight और chlorophyll के अधूरा है. So we can write here as sunlight and along with that goes chlorophyll. So in the presence of sunlight and chlorophyll, जो carbon dioxide and water होगा, they will be getting converted into carbohydrate. Now मैंने आपको already बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में भी जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो होता है ग्लूकोज. So that will be something like this. So this will go like C6H12O6. So this is glucose. Then 6 oxygen molecules and 6 water molecules. ठीक है. तो ये हो जाएगा. तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट आपको रिलीज होता हुआ दिख रहा है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट वी हैव सीन ओवर हियर. ठीक है. तो ये हो गया. अब हम बात करेंगे उस स्ट्रक्चर की जिसके थ्रू या जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है और वो है लीफ. राइट. सो आगे बढ़ते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट leaf, okay, so leaf is one such structure जो आप सभी ने देखा है. ठीक है. लीफ दो तरीके के होता है. अगर हम हायर लैंड प्लांट्स ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, दो तरीके के लैंड प्लांट्स में तो आपको दो तरीके के लीफ मिलेंगे. वन इज कॉल्ड एज डाइकॉट लीफ एंड द अदर इज कॉल्ड एज अ मोनोकॉट लीफ. ठीक है. लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है और उसके अंदर में कौन से सेल्स मिलते हैं उनके बारे में बात करनी है. सो विल बी डीलिंग विद दैट पार्ट. ठीक है. तो लीफ की जब हम बात करते हैं तो वी ऑल नो दैट इट इज गोइंग टू अपीयर लाइक दिस. ये कुछ ऐसा रहता है. है ना. सो दिस इज जस्ट अ जनरल लीफ, दैट एक जनरल लीफ का स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है. राइट. नाउ इस लीफ का हम क्या करेंगे, हम इस लीफ का एक छोटा सा सेक्शन लेंगे. लेट अस कंसिडर हम एक ये छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं.
लीफ को मैं यहाँ पे लेबल भी कर सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम मिडरिब बोलते हैं लीफ का। दिस इज कॉल्ड एज द मिडरिब ऑफ लीफ। ये लीफ का मिडरिब है। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये लीफ के वेन्स हैं, है ना। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज लीफ लामिना, इसको हम लीफ लामिना बोलते हैं, जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। सो वेन्स आपको पता ही है कि वेन्स जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बने होते हैं, which is actually responsible for transportation of food and water, right? तो ये चीज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये एंड ये जो होता है, ये जो डंडी है जो लीफ की होती है उसको हम लीफ पेटियोल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लीफ पेटियोल, ठीक है। तो एक जनरलाइज मैंने लीफ बनाया है क्योंकि मेन हमें जो है इसके अंदर के चीजों को देखना है। सो हमने क्या किया, वी हैव टेकन दिस सेक्शन, हमने ये सेक्शन को एक छोटा सा सेक्शन लिया और इस सेक्शन को फिर हम क्लोज करके देखेंगे या इसको ओपन करके देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग्स फाउंड इनसाइड द लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको वी आर टेकिंग दिस सेक्शन, हम ये वाला सेक्शन ले रहे हैं जो मिडरिब को भी इंक्लूड कर रहा है, वेन्स को भी इंक्लूड कर रहा है एंड लैमिना को भी इंक्लूड कर लेंगे। सो टेकिंग दिस पार्ट, ठीक है। सो टेकिंग दिस पार्ट टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो हमें अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए ये लीफ लिया, ठीक है। ये छोटा सा हमने सेक्शन लिया। नाउ इस छोटे से सेक्शन को जब हम देखेंगे तो जो सीक्वेंशियल चीज बनेगी लीफ के अंदर में, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो होता है मीजोफिल सेल, ठीक है। तो वो मीजोफिल सेल्स जो है वो हम एक डायग्राम अभी मैं बनाऊंगी, उस डायग्राम के थ्रू हम वो चीजें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। We will try to see how exactly the mesophyll cells are arranged inside the leaf, ठीक है। तो यहां पे हम we will be discussing regarding the cross section of leaf now. क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ लेते हैं, ठीक है। तो लीफ के क्रॉस सेक्शन में दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आएगा एंड देन वी कैन टेक कुछ इस तरीके के होते हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स लाइक इस तरीके के, एंड देन देयर इज कुछ इस तरीके के बीच बीच में सर्कुलर सेल्स आपको मिलते हैं। सो दिस इज कुछ इस तरीके का रहता है, इस तरीके के मिलेंगे एंड देन बिकम्स द जो हमारा मेन पार्ट हो जाएगा विच विल बी लोअर एपिडर्मिस। तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। सो हर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट एपिडर्मिस मिलेगा ही मिलेगा जो एक्सटर्नल लेयर होते हैं, एंड हर एपिडर्मिस में यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। विच इज द स्टोमेटा लाइक, ये इस तरीके का होता है ना। अब इसके बाद जो कुछ डिटेलिंग्स हैं दैट विल गो लाइक दिस, वो कुछ इस तरीके से जाएगा। नाउ एपिडर्मिस के ऊपर पे आपको एक सिंगल लेयर का वैक्सी सब्सटेंस मिलता है इस तरीके का, एंड अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों में,
तो ये कुछ इस तरीके का रहता है। एंड इनसाइड जब हम लेंगे तो ये कुछ इसके अंदर जब हम लेंगे तो इंटरनल स्पेसेस, क्योंकि प्लांट सेल है तो सीधी सी बात है, यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, है ना, क्योंकि प्लांट सेल का मेजर जो प्रोपोर्शन होता है वो वैक्यूल से फिल्ड अप होता है, तो वो कोई भी सेल होगा ये उसी से कवर्ड अप रहता है लाइक दिस, इस तरीके से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो इसमें प्रेजेंट होती है वो हो जाएगा यहां पे इस तरीके से लाइक दिस। तो बेसिकली ये पूरा आप ऐसे फिलअप कर सकते हैं ऑल दीज थिंग्स। ये पूरा का पूरा जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स मैं बना रही हूं ये वो मेन स्ट्रक्चर है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। सो इट्स लाइक दिस। लाइक दिस, राइट। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लीफ जो है, हमने एक बेसिक डायग्राम लीफ का लिया और उस लीफ के डायग्राम में हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया लीफ का। नाउ उस छोटे से सेक्शन ऑफ लीफ से टेकिंग फ्रॉम द मिड रिब जिसमें सारा पोर्शन इंक्लूड हो रहा है, उसको फिर हमने क्या किया, उसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, राइट। सो आई पुट इट इन द सेंटर लाइक दिस, इस तरीके का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड फिर जब हमने क्रॉस सेक्शन देखा तो अब हम इसको लेबलिंग करेंगे। सो वी हैव ड्रॉन द डायग्राम। अब हम ये देखेंगे कि ये लीफ के सेक्शन में वो कौन सा मेन सेल है जो कि एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस करवा रहा है, ठीक है। तो जब हम लेबलिंग की बात करें, सो वी कैन गो विद द लेबलिंग लाइक लेट अस टेक दिस वन, ओके। सो ये जो लेयर है इसको हम कंसिडर करते हैं एज क्यूटिकल, इसको हम क्यूटिकल बोलेंगे, ठीक है। एंड क्यूटिकल जो होता है ना, ये एक वैक्सी लेयर का सब्सटेंस होता है। आप अगर नोटिस करिए तो कभी भी अगर आप लीफ को होल्ड करेंगे तो लीफ का जो अपर सरफेस होता है वो बहुत स्मूथ होता है। तो वो स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसका जो अपर सरफेस है ना वो एक वैक्सी सब्सटेंस और वैक्सी कोटिंग से पूरा फिल्ड अप रहता है। एंड दैट वैक्सी कोटिंग इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। अब क्यूटिकल का काम ये है ना कि ये एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करता है, ठीक है, एक्सेस वाटर लॉस को अवॉइड करता है ताकि बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो। सो दैट इज द मेन रीजन। तो ये क्यूटिकल हो गया विच इज अ वैक्सी लेयर जो यूजुअली आपको कहां मिलता है, एपिडर्मिस पे मिलेगा, ठीक है ना। ये जो लेयर हो जाएगा, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस है एंड एपिडर्मिस में भी दिस इज अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। देन ये वाला जो लेयर हो जाएगा इसको हम लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर अपर एपिडर्मिस है तो लोअर एपिडर्मिस भी होगा। सो दिस इज लोअर एपिडर्मिस। हाउएवर एक चीज जो बहुत यूनिक आपको दिखेगी अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में, वो ये डिफरेंस जो दिखेगा एक्चुअली वो ये कि अपर एपिडर्मिस में कहीं भी आपको स्टोमेटा नहीं मिलता है, वाइल जितने भी लैंड प्लांट्स होते हैं, पर्टिकुलरली जितने भी डाइकॉट लीव्स होते हैं, उनमें आपको स्टोमेटा हमेशा लोअर एपिडर्मिस में मिलेगा। दिस इज द यूनिकनेस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस में कभी भी स्टोमेटा नहीं मिलता है, हमेशा आपको लोअर एपिडर्मिस में मिलेगा इसका प्रोमिनेंस, ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ जो मेन सेल्स जिसकी हम बात कर रहे थे, जो लीफ के अंदर में मिलता है और जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होनी है, वो है मीसोफिल सेल्स। ऑलरेडी मैंने आपको वो टर्म पहले ही भी बताया हुआ है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने बनाया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस, ये वाला, ये मीसोफिल सेल्स है,
अब ये जो मेसोफिल सेल है, दिस मेसोफिल सेल इज, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो दो मेसोफिल है, एक लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल्स के तरीके से है, तो ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड सेल होगा इसको हम पैलिसेड मेसोफिल बोलेंगे, ठीक है। वाइल ये जो सर्कुलर सर्कुलर आपको मेसोफिल मिलता है ना, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, इसको हम स्पॉन्जी मेसोफिल बोलेंगे, ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स वो मेन सेल्स हैं जिनके अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है, और वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। नाउ द ग्रीन स्ट्रक्चर्स या जो ये डॉट्स आप जो देख रहे हो, मैंने जितने ग्रीन डॉट्स बनाए हुए हैं वो सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, राइट। दैट मीन्स द मेन सेल ऑर्गेनल जो फोटोसिंथेसिस कराता है और जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये आपको कहां मिल रहा है? ये आपको अल्टीमेटली मिलता है किसमें? मेसोफिल सेल्स के अंदर में मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन हो गया लीफ का। तो हमने इसमें क्या देखा कि अगर हम सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें, ठीक है, लेट अस श्रिंक अ लिटिल बिट, और या तो अगर हम इसका एक सीक्वेंस बनाएंगे तो हमें सीक्वेंस में क्या समझ में आएगा कि लीफ के अंदर में मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो मिलते हैं, एंड मेसोफिल सेल्स के अंदर में हमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। सो हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में हमने ये देखा कि दिस इज द एंटायर सेक्शन, और इसमें हमें जो सीक्वेंस समझ में आया वो ये हो जाएगा कि लीफ के अंदर में हमें जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है वो हो जाएगा लीफ, लीफ के इनसाइड हमें मिलता है मेसोफिल सेल्स, ठीक है। और ये जो मेसोफिल सेल्स हैं हमने देखा ये दो तरीके का होता है, ठीक है। वन इज पैलिसेड एंड द अदर इज स्पॉन्जी, और इसी के अंदर में फिर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल मिलता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। सो दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा ओपन करके देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि उसके अंदर में क्या चीज मिलती है जो उसको यूनिक बनाती है कि भाई फोटोसिंथेसिस इसमें होगा, ठीक है। तो ये चीज है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स, आप बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे थे, ठीक है। हम पहले से ही बोलते हैं कि इसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है क्योंकि इसमें फूड बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो बेसिक फिगर है क्लोरोप्लास्ट का वो आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी होगा, ठीक है। सो अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये डबल वॉल्ड का सेल ऑर्गेनल होता है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड इसके अंदर में you will see the presence of flat structures. इस तरीके के ऐसे फ्लैटन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं like this. ऐसा कुछ होता है, एंड इसके अलावा क्योंकि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका अपना खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका अपना खुद का डीएनए होता है, एंड इट्स डीएनए इज समथिंग लाइक दिस। ये इसका डीएनए हो गया, एंड देन राइबोसोम्स जो होते हैं वो इस तरीके से आपको मिलते हैं। सो दिस इज जस्ट अ जनरलाइज्ड डायग्राम, क्योंकि मेन जो हमें कंटेंट की बात करनी है वो कुछ और है। एंड इसके अलावा ये कनेक्टेड होते हैं ये सारे एक दूसरे के साथ इस तरीके से, जिसको यूनिक बनाते हैं, लाइक दिस, है ना, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है। सो ये एक जनरलाइज्ड फिगर है क्लोरोप्लास्ट की। ये मेम्ब्रेन हो गया, दिस इज बेसिकली द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन।
आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन हुआ। एंड इसके अलावा ये जो हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये राइबोसोम्स हो गए। ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको जो कॉइन ऑफ कॉइन के फॉर्म में इनकी पाइलिंग हुई है, इसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। नाउ द पाइल ऑफ कॉइन्स, जो आपको जैसे बोलते हैं ना कि जब हम कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एकदम पाइलिंग बना लेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ ये एक दूसरे के ऊपर कॉइन्स के फॉर्म में ये पाइल्ड अप होते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी एज अ थाइलाकॉइड। इसको हम थाइलाकॉइड कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो अब थाइलाकॉइड किसका बना है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि इंडिविजुअल को हम थाइलाकॉइड बोलेंगे, बट ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो पूरा पाइलिंग किया हुआ है, दिस वन, दिस एंटायर, दिस इज कॉल्ड ग्रैनम। इसको हम ग्रैनम बोलते हैं। तो ग्रैनम जो होता है, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स करके एक नाम होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स को मिल करके बनता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल ग्रैनम एज स्टैक और पाइल ऑफ coins of thylakoids. So this is stack और pile of coins of thylakoids जो होगा उसको हम बोलते हैं as granum। तो ये चीज हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो मेन और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, एक तो हमारा ये ग्रैनम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारा डीएनए होता है, राइट। एंड ये जो आपको इंटरनल स्पेस दिख रहा है, दिस इंटरनल स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। और ये जो कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, जो सारे ग्रैनम को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, इसको हम बोलते हैं एज स्ट्रोमा लैमिले या लैमिला। लैमिले जो टर्म होगा वो प्लूरल होगा, लैमिला सिंगुलर टर्म होता है, तो वो चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ना जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस पूरे, ये हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा, सो दिस इज बेसिकली द, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हुआ। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो एक है ग्रैनम और दूसरा है स्ट्रोमा। और इसी ग्रैनम का जब हम बाइफर्केशन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ग्रैनम कुछ नहीं बट थाइलाकॉइड्स का ही यूनिट होता है, ठीक है। तो हम फिर अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे तो गोइंग बैक टू द स्लाइड्स, अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ हमें क्या समझ में आएगा, यहाँ हमें ये समझ में आएगा कि लीफ के अंदर में मीजोफिल सेल्स मिला, मीजोफिल सेल्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट का के अंदर में जब हम देखेंगे तो हमें मिलता है थाइलाकॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा थाइलाकॉइड्स का। द नेक्स्ट सीक्वेंस इज थाइलाकॉइड्स। नाउ ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं जो कि ग्रैनम के अल्टीमेटली बने हुए हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। नाउ ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, इसी थाइलाकॉइड के अंदर में आपको जो मेन पिगमेंट मिलता है वो मिलता है क्लोरोफिल। ये आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है। नाउ दिस पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि एक ग्रीनिश कलर का पिगमेंट होता है which is actually responsible for absorbing the light energy। लाइट एनर्जी को, फोटोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। नाउ जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे क्रूशियल स्टेप है, वो यही पिगमेंट करता है। ये वाला जो पिगमेंट है, ठीक है, दिस पिगमेंट ओनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी अल्टीमेटली, और बिना इसके कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो क्लोरोफिल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्लोरोफिल जो होगा वो हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल इज अ ग्रीनिश पिगमेंट तो ये मिला कहां, फाउंड इन द
mesophyll cells of the chloroplast. So this is found in the mesophyll cells of the chloroplast of plant leaves and responsible for absorbing light energy. तो ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. सो दिस कंप्लीट्स द एंटायर डेफिनेशन ऑफ द यू कैन से क्लोरोफिल. ठीक है, जो उसको यूनिक बनाता है. ठीक है, तो सीक्वेंस फिर से हमारा हो गया कि इट स्टार्टेड विथ लीफ एंड अल्टीमेटली एंडेड टू द क्लोरोफिल पिगमेंट. तो हमने ये देखा कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, वो लीफ से शुरू होते हुए मेसोफिल सेल्स तक गया, देन क्लोरोप्लास्ट, देन थाइलाकॉइड्स एंड देन क्लोरोफिल पिगमेंट. एंड इनसाइड अगर मैं आपको बताऊं तो क्योंकि हम यहाँ पे थे, तो बेसिकली इस वाले सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमें ये जो चीज समझ में आई कि दिस इज द क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में वहां पे हमारा थाइलाकॉइड मिल रहा है, राइट. थाइलाकॉइड जो है ना, ये कुछ आपको ऐसा दिखता है. इट इज समथिंग लाइक दिस. आप देखेंगे अगर मैं एक इंडिविजुअल थाइलाकॉइड बनाऊं तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा. एंड इसमें अरेंज्ड होते हैं, इसी थाइलाकॉइड में अरेंजमेंट जो आपको मिलता है वो मिलता है फोटोसिस्टम्स का. इस तरीके से फोटोसिस्टम्स जो होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं. दिस इज जैसे ये PS2 यहाँ पे होता है, यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 होता है. ठीक है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस. बेसिकली फोटोसिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बने होते हैं एंड बहुत सारे छोटे छोटे यू नो कंपोनेंट्स के बने होते हैं जो पूरे फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे. तो इसी थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में आपको क्या मिलता है? क्लोरोफिल का पिगमेंट मिलता है. क्लोरोफिल का ये भी मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल के टाइप्स बहुत होते हैं. क्लोरोफिल A होता है, B होता है, C होते हैं, अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लांट है वो. लेकिन जो मेन लैंड प्लांट्स में अगर मैं आपको बताऊं कि मेन लैंड प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, वो क्लोरोफिल A एंड B होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये लिखा हुआ है क्लोरोफिल के बारे में, तो क्लोरोफिल में भी यहाँ पे क्लोरोफिल A एंड जो क्लोरोफिल B होता है, ठीक है, ये दो जो होते हैं ये हमारे दो मेन पिगमेंट्स होते हैं. A एंड B में भी अगर मैं आपको बताऊं तो A इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड B इज द एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो उसको यूनिक बनाता है. सो दैट्स द केस. नाउ अब गोइंग बैक टू द क्लोरोप्लास्ट, इसी में एक बार आ जाते हैं. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. और कि हम यहाँ पे ग्रैनम एंड स्ट्रोमा की बात कर रहे थे. ठीक है, ग्रैनम और स्ट्रोमा से ही पूरा फोटोसिंथेसिस का कहानी है. क्यों? क्योंकि ग्रैनम जो है पूरा फोटोसिंथेसिस में आपको बताऊं ना, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक जिसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरा जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन. ठीक है, सो एंटायर फोटोसिंथेसिस इफ वी आर गोइंग टू कंसिडर, ठीक है, तो अगर हम पूरा फोटोसिंथेसिस ले तो उसके ना वो दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है. दिस इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेजेस. ठीक है, और 2 रिएक्शंस भी आप बोल सकते हैं. पहला जिसको हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन और दूसरा जिसको हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन. सो एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये लाइट रिएक्शन है क्या, डार्क रिएक्शन है क्या. हम बेसिक्स थोड़ा जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा जानना जरूरी है. एंड ये होता कहाँ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये ग्रैनम एंड स्ट्रोमा बनाया हुआ है ना, ये ग्रैनम और स्ट्रोमा ही लाइट एंड डार्क रिएक्शन की साइट माने जाते हैं. जैसे ये जो ग्रैनम है, ग्रैनम दिस इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन.
ये हमारा लाइट रिएक्शन का साइट होता है, वाइल स्ट्रोमा जो होता है ये हमारा साइट होता है, दिस इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। अब ये लाइट एंड डार्क रिएक्शन है क्या, हम वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं इधर, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट एंड डार्क रिएक्शन जो होता है, मतलब पूरा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो स्टेजेस या दो पार्ट्स में कंप्लीटेड है, राइट। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दिन में अकर करता है, ठीक है, एंड इसको लाइट की प्रेजेंस की जरूरत होती है, इसलिए इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड डार्क रिएक्शन जो होता है, डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा रिएक्शन है जो कि अगेन ये भी आपका दिन में ही अकर करेगा, बस नाम इसलिए इसका डार्क रिएक्शन रखा गया है क्योंकि इसको बस लाइट की जरूरत नहीं होती, मतलब डायरेक्ट लाइट की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों ही रिएक्शन दिन में होंगे, ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि इस लाइट रिएक्शन को डायरेक्ट लाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, या फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोला जा सकता है, राइट। डार्क रिएक्शन जो होता है, डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, दैट मीन्स ये होगा दिन में। नाम डार्क रिएक्शन रखने का थोड़ा सा ये रहता है कि इट माइट साउंड अ लिटिल लाइक थोड़ा ऐसा मिसकंसेप्शन वाला साउंड करेगा कि डार्क रिएक्शन है तो वो नाइट में अकर करे, बट इट इज नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। डार्क रिएक्शन भी दिन में ही अकर करेगा, बस फर्क इतना होता है कि इसको लाइट की नहीं जरूरत होती, तो इसलिए इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। और जो मेन खाना बनता है, ठीक है, जो मेन फूड बनेगा वो इसी वाले रिएक्शन में बनेगा। लेकिन जितने भी फूड्स बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, जो मटेरियल्स की जरूरत होती है फूड बनाने के लिए, वो सारी चीजें कहाँ बनेंगी, वो हमारे लाइट रिएक्शन में बनेंगी, ठीक है। तो एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों को लग ही गया होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ। तो लाइट रिएक्शन जो हो गया, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। नाउ डार्क रिएक्शन जो है, सो ऑल्सो नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं इसको हम। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो लाइट एंड डार्क रिएक्शन, सो लाइट रिएक्शन जैसे कि मैंने बताया, सो दिस अकर्स इन ग्रैनम, और ये जो होगा अकर करता है स्ट्रोमा में, ठीक है। सो लाइट रिएक्शन विल बी अकरिंग इन द ग्रैनम एंड द डार्क रिएक्शन विल बी अकरिंग इन द स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था रिगार्डिंग द लाइट एंड डार्क रिएक्शन। नाउ अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेक डाउन करूंगी कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कितने स्टेप्स में डिवाइडेड है, जो कि हमें एक ब्रीफ आइडिया उसके बारे में जानने की जरूरत है, राइट। सो द नेक्स्ट इज, let us now talk about the steps of photosynthesis. ठीक है, तो अगर हम ब्रेक डाउन करें फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स का ना, तो हमें जो चीज समझ में आई वो ये कि अभी तक जो सिनेरियो समझ में आया वो ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो है लाइट का एब्जॉर्प्शन करना। और वो एब्जॉर्प्शन कौन करा रहा है, क्लोरोफिल का पिगमेंट करा रहा है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट हमें मिलता है थाइलाकॉइड में, और वो जो थाइलाकॉइड होता है वो बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। एंड क्लोरोप्लास्ट फिर हमें कहाँ मिल रहा है, मेसोफिल सेल्स ऑफ दी लीव्स में मिलता है। तो ये हमने पूरा इसका डिस्क्रिप्शन देख लिया,
ठीक है ना। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप हो जाएगा जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ light energy by chlorophyll pigment। ठीक है, तो जैसे लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है। So conversion of light energy into chemical energy and apart from that, मैंने जब आपको फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन बताया था तो उसमें मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सिर्फ फूड बनाने का प्रोसेस नहीं है, ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होता है ना। एंड वी ऑल नो कि ऑक्सीजन इज सो मच क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कहीं ना कहीं खाना तो बना ही रहा है बट ये ऑक्सीजन भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है, राइट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विल बी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिलीज ऑक्सीजन। और ये लाइट के बिना नहीं हो सकता। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट होना और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करना लाइट के प्रेजेंस में, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस टर्म को या इस पूरे प्रोसेस के सिग्निफिकेंस को बोला जाता है एज, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बारी एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। सो दैट्स द केस। जस्ट अ सेकेंड। ये हो जाएगा। तो इसका एक केमिकल रिएक्शन भी है जो ये कंप्लीट करता है इसको। सो इसका अगर हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो इट गोज लाइक दिस। सपोज वी आर टेकिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा वो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू 4 प्रोटॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ही रिलीज करता है। सो दिस प्रोसेस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो लास्ट स्टेप होता है जो फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करेगा वो हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सो द लास्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, सो टोटल 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में ये आपको 3 स्टेप्स में भी मेंशन्ड होगा। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। ठीक है, बट हमें ये जानने की जरूरत है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना ये सीक्वेंस में अगर करता है, कोई भी प्रोसेस आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं। सो दिस एंटायर सीक्वेंस इट इज लाइक दैट वे इटसेल्फ, ये इसी तरीके से रहता है। सो वी हैव सीन पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है
फॉलोड बाय किस तरीके से ये लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, एंड अल्टीमेटली वाटर का स्प्लिटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फोटोसिंथेसिस का मतलब सिर्फ फूड बनाना नहीं, बट इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी रिलीज हो, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अल्टीमेटली जो हमारा CO2 है वो फाइनली कैसे डार्क रिएक्शन में जा करके कार्बोहाइड्रेट में चेंज होगा, ये उससे डील करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट वी हैव सीन। तो हमने स्टेप्स देखा ना। एक चीज जो इसमें हमें करनी है वो ये कि जो हमने लाइट एंड डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा, एंड वो जो लाइट एंड डार्क रिएक्शन था ना, ये लाइट एंड डार्क रिएक्शन को, ये जितने भी स्टेप्स हैं हम इसको इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो इसको हम एज ये दे सकते हैं कि ये हमारा किसमें के कौन से रिएक्शन में आएगा, ये हमारे लाइट रिएक्शन में आएगा। ठीक है, सो दिस विल कम इन द लाइट रिएक्शन का पार्ट, ये हमारा लाइट रिएक्शन में आएगा। नाउ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विल बी, मेन जो केमिकल एनर्जी है वो फूड ही है अल्टीमेटली। तो ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप अल्टीमेटली हमारा डार्क रिएक्शन में इसको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये कन्वर्जन इस तरीके का है सो दैट अल्टीमेटली हमारा क्या बने, फूड बने। सो डार्क रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ। देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो होगा, ये वाली जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस विल बी इंक्लूडेड इन द अगेन इन द लाइट रिएक्शन। इसको हम लाइट रिएक्शन में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें बिना लाइट के ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लाइट रिएक्शन वाला पार्ट। एंड अल्टीमेटली जो जिसमें हमारा CO2 कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है विच इज ग्लूकोज, तो ये भी हमारा फाइनल है। और बायोसिंथेटिक वाला फेज में मैंने आपको बताया था कि जो मेन फूड बनेगा वो मेन फूड अल्टीमेटली हमारा डार्क रिएक्शन में बनता है। ठीक है, तो ये वाला भी जो स्टेप होगा ये हमारा इंक्लूडेड होगा किसमें, डार्क रिएक्शन में इंक्लूडेड होगा। दिस इज इंक्लूडेड इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस दैट वी हैव सीन। तो हमने ये पूरे प्रोसेस में हमने ये देखा कि व्हाट एग्जैक्टली इज फोटोसिंथेसिस, एंड पूरा बाइफर्केशन लीफ का किया एंड एवरीथिंग किया, एंड देन अल्टीमेटली वी हैव concluded this with the steps of photosynthesis as well. Now one thing again जो कहीं ना कहीं इस पूरे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बोल लीजिए या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बोल लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो जो आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन्ड है, कोर्स में भी मेंशन्ड है, दैट इज रिगार्डिंग द स्टोमेटा और द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. So the next topic before completing this entire topic of autotrophic nutrition, जो कि इसको कंप्लीट करेगा, वो हम कंप्लीट करेंगे, इसको हम कंक्लूड करेंगे विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा नाउ. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस स्टोमेटा. ठीक है ना, स्टोमेटा होते क्या है? स्टोमेटा बेसिकली एक माइन्यूट पोर्स या ओपनिंग के तरीके से होते हैं. मैंने अभी जब लीफ का जब सेक्शन बनाया तो आप उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लोअर एपिडर्मिस में छोटे से पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए थे, कुछ ऐसा किडनी शेप स्ट्रक्चर बनाया था, तो वही उसी को मैंने स्टोमेटा लेबल किया हुआ था. तो यहाँ पे अब हम उसको डिटेल में जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली स्टोमेटा एंड उसका काम क्या होता है. ठीक है, सो स्टोमेटा बेसिकली ऐसे माइन्यूट पोर्स या ओपनिंग्स होते हैं ना जो आपको लीव्स में मिलते हैं या जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट बॉडी का वो वहां पे मिलता है. एंड इनका जो मेन काम होता है दैट दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज. O2 एंड CO2 के बीच में जो एक गैसियस बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना एंड एक्सचेंज में हेल्प करना, तो वो ये काम करते हैं. Apart from this, there are various roles of stomata जो उसको यूनिक भी बनाता है. But before proceeding into the main content and तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे कि क्या है, ये कैसा दिखता है एंड इसका डेफिनेशन क्या है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो स्टोमेटा क्या हो गया? सो दीज आर माइन्यूट. नाउ व्हेन आई से माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब हो जाएगा काफी छोटे छोटे, तो वो होता है. तो माइन्यूट पोर्स
or openings present on the epidermis of leaves. So ये माइन्यूट पोर्स एंड ओपनिंग्स होते हैं जो आपको लीफ के एपिडर्मिस में ही मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा का पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ एंड देन फिर उसके बाद में उसको फंक्शन के बारे में हम डील करेंगे, ठीक है। सो लेट अस नाउ डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेंगे सो वी विल हैव एन आइडिया दैट व्हाट एग्जैक्टली उसका फंक्शनिंग एंड रोल कैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी ना। Now this is a generalized structure, diagrammatic representation है जो मैं बना रही हूँ and here अंदर का लाइनिंग थोड़ा इसका थिक होता है and as you can see ये जो शेप है this is actually more or less like a kidney और bean shape जिसको हम बोलते हैं, right? and इसमें just a second. So ये कुछ इस तरीके का दिखता है, like this. Now this is different, ये थोड़ा अलग है, let me tell you. ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ओके। ना अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोमेटा दैट आई हैव ड्रॉन, ठीक है। तो स्टोमेटा यूजुअली सुना होगा आपने दैट स्टोमेटा यूजुअली ओपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोजेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो हम दो स्टोमेटा बनाएंगे, एक ओपन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बनाएंगे और एक क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बनाएंगे। तो राइट नाउ जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। सो ये जो है दिस इज बेसिकली द ओपन स्टोमेटा, ठीक है। अब लेबलिंग्स कर लेते हैं। सो लेबलिंग से हमें इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में पता चल जाएगा, राइट। सो दिस इज द गार्ड सेल, ये जो स्ट्रक्चर है ये गार्ड सेल हो जाएगा। ये जो है इसको हम एपिडर्मल सेल बोलते हैं। गार्ड सेल को सराउंड करते हैं लीफ के ही एपिडर्मिस, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्टोमेटा एपिडर्मिस में मिलता है, तो क्योंकि उसी से वो पूरा आगे पीछे एनक्लोज रहता है, सो वी कैन से ये हो गया हमारा एपिडर्मल सेल्स। दिस बिकम्स द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो जाएगा एंड ये जो है ये हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट, है ना। एंड ये जो ओपनिंग है, ठीक है, जो कि गार्ड सेल्स एनक्लोज किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्टोमा और स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल पोर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो स्टोमा और स्टोमेटल पोर हो जाएगा ये। सो दिस इज द एंटायर ओपन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, जो कि यूजुअली आपका मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को बना रहा है, लेट मी टेल यू, इज दिस वन इज द गार्ड सेल। ये मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सेल है
जो गार्ड सेल ही मेन इंपॉर्टेंट सेल है जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट माना जाता है। तो हमने ओपन स्टोमेटा यहाँ पे बनाया है, जस्ट इसी के बगल में मैं क्लोज स्टोमेटा में बना दूंगी, सो यू कैन हैव एन आइडिया एंड एनालिसिस कि दोनों में डिफरेंस कैसा होता है, कि हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। ठीक है, तो we can shrink it a little bit. चलिए, okay now. There goes now. Again, we can say so here again the structure will remain the same. दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस नहीं होगा, जो सिर्फ डिफरेंस आएगा वो होगा शेप ऑफ द गार्ड सेल्स में, दैट्स इट। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, सिर्फ शेप जो है गार्ड सेल का वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक आपको दिखेगा। एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा इनर लाइनिंग हमें यहाँ पे भी बनाना होगा, इस तरीके से हो जाएगा। So again, this becomes, ये जो होगा, this is the guard cell, this becomes the epidermal cells, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, या ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, and this becomes the stomatal pore और स्टोमा। ठीक है, and ये जो स्ट्रक्चर है, this is basically the closed structure of stomata। ये हमारा स्टोमेटा का क्लोज स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नाउ अब ये क्लोज्ड एंड ओपन स्ट्रक्चर जो, और अच्छा ओपन जो है, दिस इज ड्यूरिंग डे टाइम, लेट मी टेल यू, ये डे टाइम में कुछ ऐसा दिखता है, एंड दिस इज ड्यूरिंग नाइट टाइम। ये नाइट के टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। तो हमें जो चीज समझ में आई वो ये समझ में आई कि स्टोमेटा का जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो उसको यूनिक बना रहा है वो है गार्ड सेल्स। नाउ गार्ड सेल्स जो होते हैं, दीज आर द मेन स्ट्रक्चर्स व्हिच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ का जो पोर है वो अल्टीमेटली दिस पोर इज क्वाइट वाइडन अप, ये एकदम बड़ा है, और उसका पोर जो होता है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। सो दैट इज ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड दिस इज ड्यूरिंग द डे टाइम दैट वी हैव सीन। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो स्टोमेटा है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू पिन पॉइंट सर्टेन थिंग्स, कि ये जो स्टोमेटा होता है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट कैसे कर पाता है, हाउ एग्जैक्टली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो गार्ड सेल्स क्या हो गए, जैसे कि हमने फंक्शंस, अच्छा स्ट्रक्चर की बात की, तो पहले मैं स्ट्रक्चर्स के हम पिन पॉइंट्स लिख लेंगे एंड देन फिर हम फंक्शंस पे आएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, सो हमने देखा कि जो गार्ड सेल्स होते हैं आर द मेन structural and functional unit of, so main structural and functional unit माने जाएंगे स्टोमेटा के। नाउ
हाउ, द क्वेश्चन इज अगेन कैसे गार्ड सेल्स रेगुलेट opening and closing of stomata. ये भी मैकेनिज्म हम थोड़ा सा जिस्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो ये मेन जो इनका फंक्शन होता है वो ये दैट दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी देखा कि स्टोमाटा में आपको क्या क्या मिल रहा है. स्टोमाटा में एक चीज जो आपने नोटिस की वो ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो ये कि गार्ड सेल्स का जो ये आउटर वॉल है वो थिन है, लेकिन ये जो इनर वॉल है वो यूजुअली इसका थिक है. ठीक है. सो आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज यूजुअली थिन, क्योंकि ये क्या करता है ना, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए. और जो मेन मॉलिक्यूल्स जो है जो पास करते हैं एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल के अंदर में, वो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सर्टेन आयंस, जिनके बिना ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म है ये हो ही नहीं सकता. ठीक है. तो अगर आउटर वॉल थिन होगा तो एंट्री और एग्जिट बहुत इजी हो जाएगी. लेकिन अब क्योंकि एंट्री हो रही है गार्ड सेल्स में, तो सीधी सी बात है, कोई चीज अगर गार्ड सेल्स में एंटर करेगा तो वो फिर धीरे 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 गार्ड का सेल भी फूलना शुरू हो जाएगा. जैसे ही सेल्स फूलने शुरू होते हैं ना, तो वो बल्जी हो जाते हैं. दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं स्वोलन हो जाएंगे, और स्वोलन होके ऐसे टर्म को या ऐसे कंडीशन को बायोलॉजिकल टर्म्स में बोला जाता है कि दैट सेल बिकम्स टर्जिड. स्वोलन सेल्स को टर्जिड सेल्स बोला जाता है. तो मतलब जैसे ही वो फूले और जैसे ही वो उनमें एक स्वोलन कंडीशन आएगा ना, तो तुरंत ही वो ओपन हो जाते हैं, और वो लाइट के प्रेजेंस में, और ये पूरी प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में होती है. बिना लाइट के अगेन ये प्रोसेस नहीं हो सकती. ठीक है. उसी तरीके से जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस होता है. क्लोजिंग में कैसा होगा कि पानी और जो सारी चीजें होंगी वो बाहर निकलती है. ये एंट्री, ये जो मैंने दिखाया एरो, जहां एरो का डायरेक्शन जो है वो जो अंदर की तरफ है, तो वो एंट्री दिखा रहा है. लेकिन अगर कोई चीज बाहर जाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर अगर बाहर जाना शुरू कर दिया, यहां से यहां पे वाटर एंड आयंस पहले बाहर निकलते हैं. जैसे ही वाटर और आयंस बाहर निकलेगा तो धीरे 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 गार्ड सेल्स जो होंगे वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे. दैट मीन्स उनका जो डायमेंशन है या जो डायमीटर है वो और पतला होना शुरू हो जाएगा. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स. सो रिजल्टिंग, और आप बोल सकते हैं कि जो बाहर हो रही है, एग्जिट हो रही है, द एग्जिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिजल्टेड इनटू श्रिंकेज ऑफ गार्ड सेल्स, एंड अल्टीमेटली वो फिर क्लोज हो जाएगा. सो दैट्स द कंडीशन. ठीक है. तो ये चीज है. तो आउटर एंड इनर वॉल्स जो होते हैं ना गार्ड सेल्स के, वो थिक और थिन में, उनमें उनके डायमेंशंस में आपको डिफरेंस मिलता है. ठीक है. ना नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि guard cells outer walls are thin in order to regulate the entry of water and ions, while inner walls जो होंगे गार्ड सेल्स के आर थिक. सो आउटर वॉल्स जो होते हैं वो थिन होंगे, वाइल जो इनर वॉल्स होगा वो थिक हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ऑलरेडी हमने ये चीज देखा था कि स्टोमाटा जो होता है, स्टोमाटा opens during daytime
और वो भी मैं आपको बता दूं कि स्टोमेटल ओपनिंग जो होती है ना, वो ब्लू लाइट के रेस्पॉन्स से होगी, ठीक है। जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो रेड लाइट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसी तरीके से स्टोमेटा की जो रिस्पॉन्स होती है वो ब्लू लाइट में बहुत रिस्पॉन्सिव होती है। सो इट ओपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोजेस ड्यूरिंग नाइट। ना ये तो सारे जनरल प्लांट्स के लिए ये टर्म है, ये जो स्टेटमेंट है ये सारे जनरल प्लांट्स के लिए है, लेकिन अगर मैं एक एक्सेप्शन लूं तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं या जो जेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होता है ना वो जस्ट उल्टे कंडीशन में रिवर्स होता है। दैट मींस डेजर्ट प्लांट्स में या जेरोफिटिक प्लांट्स में स्टोमेटा रात में ओपन करता है और दिन में क्लोज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन के टाइम में ना इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है डेजर्ट प्लांट्स में, मतलब डेजर्ट एरिया में या किसी भी डेजर्ट जोन में, कि अगर स्टोमेटा ओपन होगा ना सो दैट विल रिजल्ट इनटू एक्सेसिव वाटर लॉस। मतलब जितना ट्रांसपिरेशन कराना था वो तो वो कराएगा ही कराएगा, बट जो पानी एक्स्ट्रा पानी वाटर ड्रेन करना है ना तो ये वो भी कर लेगा, ठीक है। सो यहां पे हम एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्ट डेजर्ट और xerophytic plants in which stomata opens during night and closes during day. To avoid excess transpiration. तो एक्सेस ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए ये चीज होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टोमेटा होता है उसका फंक्शन क्या होता है, एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट नाउ द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टोमेटा का वो ये हो जाएगा कि स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। दैट मींस O2 एंड CO2 की एंट्री एग्जिट को वो रेगुलेट करता है, ठीक है। सो रेगुलेट्स गैसियस एक्सचेंज। Now when I say gaseous exchange तो definitely वो O2 और CO2 that means ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम दिस बिटवीन द प्लांट एंड द एनवायरमेंट वी आर गोइंग टू टेक अप, ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा में इट रेगुलेट्स गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, बिटवीन द एनवायरमेंट विद द एनवायरमेंट, यू कैन से ये स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है स्टोमेटा का वो हो जाएगा दैट ये ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता है, राइट। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट रेगुलेट्स ट्रांसपिरेशन, है ना। नाउ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें कि देयर इज लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। सो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन फॉर्म ऑफ
So this is basically the loss of excessive water in the form of vapor from the aerial parts of the plants like leaves. ये हो जाएगा, ठीक है. So ये मेन फंक्शन हो गया. Now एक जो फाइनल चीज इसमें हमारी अब पेंडिंग रह रही है बताने को, वो ये कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन आयंस की वजह से होती है. पानी के बिना या आयंस के बिना ये जो गार्ड सेल्स होते हैं दे कैन नॉट ओपन, ठीक है. सो इट इज बिकॉज ऑफ द एंट्री. सो एक जो लास्ट हमारा सेक्शन इसमें बचता है वो ये कि हाउ दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज रेगुलेटेड, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेटेड. तो इसमें जो एक स्टेटमेंट हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो ये, दैट ड्यू टू एंट्री of water and ions. आयंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट आयन होता है जो कि इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है वो होता है पोटेशियम आयन, देन देयर इज क्लोराइड आयंस, देन देयर इज मैलेट आयंस. ये सारे आयंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर एंड आयंस इनटू गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, ठीक है. तो जैसे कि मैंने बताया कोई भी चीज एंट्री करेगी तो वो फूल जाएगा, वो स्ट्रक्चर फूल जाएगा. सो दे स्वेल अप, सो दे स्वेल अप. ये जो स्वेलिंग प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, टर्जिडिटी. तो ये जो सेल है ये फिनोमेना टर्जिडिटी का हो गया. और जैसे ही स्वेल अप होगा तो सीधी सी बात है गार्ड सेल विल स्ट्रेच आउट, ठीक है. Then guard cells stretch out. Just a second. Stretch out and open in presence of light. ठीक है. तो ये जो एंट्री हो रही है ना आयंस की एंड वाटर की, इस प्रोसेस को ना एंडोस्मोसिस भी बोलते हैं. और इस एंडोस्मोसिस के वजह से ही ये टर्जिडिटी होती है, ठीक है. और गार्ड सेल्स ओपन हो जाएगा, ठीक है. स्ट्रेच आउट मींस, स्ट्रेच आउट का मतलब हो जाएगा गार्ड सेल्स ओपन, ठीक है. और जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा. और ये जो पूरा प्रोसेस मैं बता रही हूं ये पूरा प्रोसेस है डे के टाइम का. दिस इज ड्यूरिंग डे टाइम, आई एम टेलिंग यू, ठीक है. नाइट के टाइम में क्या हो जाएगा, सो ड्यूरिंग नाइट वाटर एंड आयंस एग्जिट आउट ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम एक्सोस्मोसिस बोलते हैं. और जैसे उनका एग्जिट होगा तो अल्टीमेटली फिर ये जो गार्ड सेल्स होंगे श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है. सो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हो जाएगा गार्ड सेल्स श्रिंक. और श्रिंकेज फिनोमेना को ही हम बोलते हैं फ्लासिडिटी. ये सब आप अपने 9th स्टैंडर्ड में सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. और जैसे गार्ड सेल्स श्रिंक होंगे तो गार्ड सेल्स हो जाएंगे क्लोज, ठीक है, श्रिंकेज की वजह से. सो दिस इज द मैकेनिज्म जिसके वजह से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है अकर करता है, ठीक है. सो ड्यूरिंग द डे टाइम वी हैव सीन how the process takes place and during the night time we have seen, क्योंकि नाइट का मैंने यहाँ पे लाइट का प्रेजेंस यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि नाइट में there is no presence of light. So this is how the mechanism of opening and closing mechanism of the guard cells is regulated, ठीक है. So this is all about the structure of stomata, the function of stomata, the opening and closing mechanism of stomata. Thank you very much.